नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके इनके नाम जानते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है अक्षर, चौथा है शब्द, पांचवा है पद, छठवां है वाक्यांश, सातवां है वाक्य, आठवां है हलंत, नौवां है सिरोरेखा, दसवां है अनुनासिक और 11वां है अनुस्वार। तो इसमें पहला है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से उच्चारित ए, आ, ई, कै, खे, गे आदि ध्वनि के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं एवं पक्षियों के मुख से निकलने वाली आवाज़ भी ध्वनि के अंतर्गत मानी जाती है। इस प्रकार मानव द्वारा उच्चारित वर्णात्मक ध्वनि सार्थक एवं पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनि निरर्थक कहलाती है। अर्थात सार्थक वह है जिसका कुछ अर्थ है और निरर्थक वह है जिसका कुछ अर्थ नहीं है। अगला है वर्ण। वर्ण मुख से उच्चारित उपयुक्त ए, आ, ई, कै, खे, गे, पे आदि ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे कै, खे, ए, आ। अर्थात जिस ध्वनि का आगे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे ही वर्ण कहा जाता है। तीसरा है अक्षर। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही झटके से हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात एक ही श्वास के आघात से जिसका उच्चारण होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे आम। जब हम आम शब्द को बोलते हैं तो अंत में स्वर रहित मकार का उच्चारण होकर श्वास के एक ही आघात में आम बोला जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्नान, काम, नैन, मेम, ओम आदि। इसमें ये दूसरा वाला ओम पलूत है क्योंकि इसमें जो ओ है उसको 3 ओ बोलने जितना समय लगता है। इसे पलूत स्वर कहते हैं, जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का यह समूह सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। अर्थात सार्थक वह है जिसका कुछ अर्थ है और निरर्थक वह है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें सार्थक शब्द है पहला। जब किसी वर्ण समूह को स्वतंत्र रूप में अथवा वाक्य में प्रयोग करने पर एक निश्चित अर्थ प्राप्त होता है तो वह सार्थक शब्द कहलाता है। अर्थात जिसका अर्थ होता है और वाक्य में प्रयोग करने पर उसका एक निश्चित अर्थ प्राप्त होता है। इसके उदाहरण हैं विक्रम, परीक्षा, भौतिक, समाज। ये कुछ उदाहरण हैं और इसके कई और भी उदाहरण हो सकते हैं। अगला है निरर्थक शब्द। जब किसी वर्ण समूह को स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने पर कोई निश्चित अर्थ नहीं प्राप्त होता है तो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे डचम, धड़त, लभक, उपगण आदि। इन शब्दों का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात ऐसी ध्वनि समूह जो कोई निश्चित अर्थ प्रदान करता है वास्तव में वही शब्द की श्रेणी में आता है। अगला पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है पद। पद है जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाता है तो उसे पद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं जैसे पुस्तक एक शब्द है और इस शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो यह पद की श्रेणी में चला जाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में पुस्तक पद क्रम है। छठवा है वाक्यांश। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं परंतु वाक्य नहीं बन पाता है तो शब्द का यह समूह वाक्यांश कहलाता है। इसमें पूर्ण वाक्य नहीं बनता। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला। शब्दों का यह समूह पूर्ण वाक्य नहीं होकर वाक्यांश की श्रेणी में आता है। अगला है वाक्य। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिलकर किसी निश्चित अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इसके कई उदाहरण हैं और भी। अगला है हल या हलंत। जब किसी व्यंजन में स्वर का अभाव होता है तब वह व्यंजन आधा माना जाता है। इसे प्रकट करने के लिए व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। जैसे कि इस रूप में लिखे जाने पर हलंत क बन जाता है और इसे आधा माना जाता है। अगला है सिरोरेखा। किसी शब्द को लिपिबद्ध करते समय शब्द
वर्ण समूह के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। इसे आड़ीपाई भी कहते हैं। अगला है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक एवं श्वास से बाहर निकलती है तो वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ई, उ, ण, न, में आदि अनुनासिक हैं। आप इन्हें बोलकर आभास कर सकते हैं। किसी स्वर को जब अनुनासिक बनाया जाता है तो उसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे गांव, ऊंट, आंधी, दिनांक, संजय, खंड, संतोष, अम्मे। यह अनुनासिक केवल हिंदी में होता है, संस्कृत भाषा यानी मूल भाषा में नहीं होता। अंतिम है अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल नाक से ही होता है तब वह अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार एक तरह का व्यंजन वर्ण ही है क्योंकि यह सदैव स्वर के बाद ही आता है। वर्तमान समय में व्यंजन वर्णों में अनुनासिक एवं अनुस्वार का भेद समाप्त हो गया है, अर्थात अनुनासिक व्यंजनों ई, ज, ण, न, म के स्थान पर जब अब अनुस्वार का ही प्रयोग अधिक किया जाने लगा है, परंतु यह अनुस्वार संस्कृत यानी मूल भाषा का ही है। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने विचार साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।